दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं कवि भानु प्रताप मिश्रा आप सबका केबीपी रेडियो सेगमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये रेडियो सेगमेंट का आज तीसरा भाग है। अब तक आपने 2 भाग सुन लिए हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी की एक नोवेल है जिसका नाम है कंकाल, उसके बारे में है। आज उस कंकाल का भाग 2 आप सबके समक्ष में रखने जा रहा हूं। भाग 1 तक आपने सुन लिया है। भाग 1 में आपने देखा कि किस प्रकार विधवा रामा सधवा हो जाती है और वह अपनी पुत्री के साथ जब मेले में आती है तो अपनी बेटी के साथ बिछड़ जाती है। इसकी आगे की कहानी अब आप सब भाग 2 में सुनेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि जिस तरह आपने पिछली वीडियो को जितना भी प्यार दिया उससे बढ़ चढ़ करके प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सुनिए। लखनऊ संयुक्त प्रांत में एक निराल नगर है। बिजली की प्रभा से आलोकित संध्या श्याम अवध की संपूर्ण प्रतिमा है। पण्य में क्रय विक्रय चल रहा है। नीचे और ऊपर से सुंदरियों का कटाक्ष, चमकीली वस्तुओं का झलमला, फूलों का हार का सौरभ और रसिकों के वसन में लगे हुए गंध से खेलते हुए मुक्त पावन, यह सब मिलकर एक उत्तेजित करने वाला मादक वायुमंडल बना रहा है। मंगलदेव अपने सभी खिलाड़ी साथियों के साथ मैच खेलने लखनऊ आया था। उसका स्कूल आज विजयी हुआ है। कल वे लोग बनारस लौटेंगे। आज सब चौक में अपना विजयोल्लास प्रकट करने के लिए और उपयोगी वस्तु क्रय करने के लिए एकत्र हुए हैं। छात्र सभी तरह के होते हैं, उनके विनोद भी अपने अपने ढंग के, परंतु मंगल इनमें निराला था। उसका सहज सुंदर अंग ब्रह्मचर्य और यौवन से प्रफुल्ल था। निर्मल मन का आलोक उसके मुखमंडल पर तेज बना रहा था। वह अपने एक साथी को ढूंढने के लिए चल पड़ा था, परंतु वीरेंद्र ने उसे पीछे से पुकारा। वह लौट पड़ा। अब वीरेंद्र के साथ मंगल की कुछ इसमें कटाक्ष बातें हैं जो स्पष्ट रूप से एक अलग विवरण किया गया है, वो आप सबके समक्ष रखता हूँ। वीरेंद्र: मंगल, आज जो तुमको मेरी एक बात माननी होगी। आज तो तुमको मेरी एक बात माननी होगी। मंगल: क्या बात है, पहले सुनो भी। वीरेंद्र: नहीं, पहले तुम स्वीकार करो। मंगल: यह नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसे न करने से मुझे कष्ट होगा। वीरेंद्र: बहुत बुरी बात है, परंतु मेरी मित्रता के नाते तुम्हें करना ही होगा। मंगल: यह तो ठीक नहीं। वीरेंद्र: अवश्य ठीक नहीं, तो भी तुम्हें मानना होगा। मंगल: वीरेंद्र, ऐसा अनुरोध न करो। वीरेंद्र: यह मेरा हठ है और तुम जानते हो कि मेरा कोई भी विनोद तुम्हारे बिना असंभव है, निस्सार है। देखो, तुमसे स्पष्ट कहता हूं, उधर देखो, वह एक बाल वेश्या है। मैं उसके पास जाकर एक बाल केवल नैनाभिराम रूप देखना चाहता हूं, इससे विशेष कुछ नहीं। मंगल: यह कैसे कुतूहल, छी। अब मंगल ने वीरेंद्र का ये बात जो उसने कही उस पर असंदेह जताया, लेकिन वीरेंद्र इस पर क्या कहता है। वीरेंद्र: तुम्हें मेरी सौगंध, 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा, हम लौट आएंगे। चलो, तुम्हें अवश्य चलना होगा। मंगल: क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ले चल रहा हूं। मंगल: क्यों। वीरेंद्र: जिसमें तुम्हारी भय से मैं विचलित न हो सकूं। मैं उसे देखूंगा अवश्य, परंतु आगे के डर से बचाने वाला साथ रहना चाहिए। मित्र, तुमको मेरी रक्षा के लिए साथ चलना ही चाहिए। मंगल ने कुछ सोचकर कहा, चलो, परंतु क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह वीरेंद्र के साथ चल पड़ा था। सीढ़ियों से ऊपर कमरे में दोनों जा पहुंचे। एक षोडशी युवती सजे हुए कमरे में बैठी थी। पहाड़ी रुखा सौंदर्य उसके गेहुए रंग में ओतप्रोत है। सब भरे हुए अंगों में रक्त का वेगवान संचार कहता है कि इसका तारुण्य इससे कभी न छूटेगा। बीच से मिली हुई घनी भौहें के नीचे न जाने कितने अंधकार खिल रहा था। सहज नुकीली नाक उसकी आकृति की स्वतंत्र सत्ता बनाई थी। नीचे सिर किए हुए उसने जब इन लोगों को देखा, तब उस समय उसकी बड़ी बड़ी आंखों के कोने और भी खिंचे हुए जान पड़े। घने काले बालों के गुच्छे दोनों कानों के पास के कंधे पर लटक रहे थे।
बाएं कपोल पर एक तिल उसके सरल सौंदर्य को बांका बनाने के लिए पर्याप्त था। शिक्षा के अनुसार उसने सलाम किया, परंतु यह खुल गया कि अन्य मनस्क रहना उसकी स्वाभाविकता थी। मंगलदेव ने देखा कि यह तो वैसे का सा रूप नहीं है। वीरेंद्र ने पूछा, आपका नाम? उसके गुलेनार कहने में कोई बनावट न थी। सहसा मंगल चौंक उठा। उसने पूछा, क्या हमने तुमको कहीं और भी देखा है? यह अनहोनी बात नहीं है। कई महीने हुए काशी में ग्रहण की रात को जब मैं स्वयं सेवक का काम कर रहा था, मुझे स्मरण होता है जैसे तुम्हें देखा हो। परंतु तुम तो मुसलमानी हो सकता है कि आपने मुझे देखा हो, परंतु उस बात को जाने दीजिए, अभी अम्मा आ रही है। मंगलदेव कुछ कहना ही चाहता था कि अम्मा आ गई। वह विलास जीर्ण दुष्ट मुखाकृत देखते ही घृणा होती थी। अम्मा ने कहा, आइए बाबू साहब, कहिए क्या हुक्म है? कुछ नहीं, गुलेनार को देखने चला आया था, कहकर वीरेंद्र मुस्का दिया। आपकी लौंडी है, अभी तो तालीम भी अच्छी तरह नहीं लेती। क्या कहूँ बाबू साहेब, बड़ी बोदी है, इसकी किसी बात पर ध्यान न दीजिएगा। अम्मा ने कहा, नहीं, इसकी चिंता न कीजिए, हम लोग तो परदेसी हैं, यहाँ घूम रहे थे, तब तक इनकी मनमोहिनी छवि दिखाई पड़ी, चले आए। वीरेंद्र ने कहा। अम्मा ने भीतर की ओर देखकर पुकारते हुए कहा, अरे इलायची ले आ, क्या कर रहा है? अभी आया, कहता हूँ। एक मुसलमान युवक चांदी की थाली में पान इलायची ले आया। वीरेंद्र ने इलायची ले ली और उसमें 2 रुपए रख दिए। फिर मंगलदेव की ओर देखकर कहा, चलो भाई, गाड़ी का भी समय देखना होगा, फिर कभी आया जाएगा। प्रतिज्ञा भी 5 मिनट की है, अभी बैठिए भी, क्या आए और क्या चले। फिर सक्रोध गुलेनार को देखती हुई अम्मा कहने लगी, क्या कोई बैठे और क्यों आए? तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है और न कुछ हंसी खुशी की बातें ही करनी है, कोई क्यों ठहरे? अम्मा की बात त्योरियां बहुत ही चढ़ गई। गुलेनार सिर झुकाए चुप थी। मंगलदेव जो अब तक चुप था बोला, मालूम होता है आप दोनों में बनती बहुत कम है, इसका क्या कारण है? गुलेनार कुछ बोलना ही चाहती थी कि अम्मा बीच में बोल उठी, अपने अपने भाग्य होते हैं बाबू साहब, एक ही बेटी इतने दुराल से पाला पोसा, फिर भी न जाने क्यों रूठी रहती है। कहती हुई बुढ़ी के 2 बूंद आंसू भी निकल पड़े। गुलेनार की वाक शांति जैसे बंदी होकर तड़फड़ा रही थी। मंगलदेव ने कुछ समझा, कुछ उसे संदेह हुआ, परंतु वह संभल कर बोला, सब आप ही ठीक हो जाएगा, अभी अल्हड़पन है, अच्छा फिर आऊँगा। वीरेंद्र और मंगलदेव उठे, सीढ़ी की ओर चले। गुलेनार ने झुककर सलाम किया, परंतु उसकी आंखें पलकों से पल्ला पसार कर करुणा की भीख मांग रही थी। चरित्रवान मंगलदेव ने जाने क्यों एक रहस्यपूर्ण संकेत किया। गुलेनार हंस पड़ी, दोनों नीचे उतर गए। मंगल, तुमने तो बड़े लंबे हाथ पैर निकाले, कहाँ तो आते ही न थे, कहाँ ये हरकतें? वीरेंद्र ने कहा। वीरेंद्र, तुम मुझे जानते हो, परंतु मैं सचमुच यहाँ आकर फंस गया। यही तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य काहे का? यही तो काजल की कोठरी है। हुआ करे चले ब्यालू करके सो रहे, सवेरे की ट्रेन पकड़नी होगी। नहीं वीरेंद्र, मैंने तो कैनिंग कॉलेज में नाम लिखा लेने का निश्चय सा कर लिया है। कल मैं नहीं चल सकता, मंगल ने गंभीरता से कहा। वीरेंद्र जैसे आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, मंगल, तुम्हारा इसमें कोई गूढ़ उद्देश्य होगा। मुझे तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है कि मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि तुम्हारा पदस्खलन होगा, परंतु फिर भी मैं कंपित हो रहा हूँ। सिर नीचा किए मंगल ने कहा, और मैं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा करूंगा। तुम तो बचकर निकल आए, परंतु गुलेनार को बचाना होगा। वीरेंद्र, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि यह वही बालिका है जिसके संबंध में मैं ग्रहण के दिनों में तुमसे कहता था कि मेरे देखते ही एक बालिका कुटनी के चंगुल में फंस गई और मैं कुछ न कर सका।
ऐसी बहुत सी अभागिन इस देश में हैं, फिर कहाँ कहाँ तुम देखोगे? जहाँ जहाँ देख सकूंगा ऐसा। इसमें लिखा तो नहीं स्पष्ट रूप से, लेकिन ऐसा मंगल ने कहा। सावधान, मंगल चुप रहा। वीरेंद्र जानता था कि मंगल बड़ा हठी है। यदि इस समय मैं इस घटना को बहुत प्रधानता न दूं, तो संभव है कि वह इस कार्य से विरक्त हो जाए, अन्यथा मंगल अवश्य ही करेगा, जिससे वह रोका जाए। अतएव वह भी चुप रहा। सामने तांगा दिखाई दिया, उस पर दोनों बैठ गए। दूसरे दिन सबको गाड़ी पर बैठाकर अपने एक आवश्यक कार्य का बहाना कर मंगल स्वयं लखनऊ रह गया। कैनिंग कॉलेज के छात्रों को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंगल वहीं पढ़ेगा। उसके लिए स्थान का भी प्रबंध हो गया। मंगल वहीं रहने लगा। 2 दिन बाद मंगल अमीनाबाद की ओर गया। वह पार्क की हरियाली में घूम रहा था कि उसे अम्मा दिखलाई पड़ी और वही पहले बोली, बाबू साहब आप तो फिर नहीं आए। मंगल दुविधा में पड़ गया। उसकी इच्छा हुई कि कुछ उत्तर न दे। फिर सोचा, अरे मंगल तू तो इसीलिए यहाँ रह गया है। उसने कहा, हाँ, कुछ काम में फंस गया था। आज मैं अवश्य आता, पर क्या करूँ? मेरे एक मित्र साथ में हैं, वह मेरा आना जाना नहीं जानते। यदि वे चले गए तो आज ही आऊँगा, नहीं तो फिर किसी दिन। नहीं, आपको गुलेनार की कसम, चलिए, वह तो उसी दिन से बड़ी उदास रहती है। अच्छा देखो, वे चले जाएं तो आता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, फिर जब आइएगा तो उनसे कह दीजिएगा मैं तो तुम्ही को ढूंढते रहा, इसलिए इतनी देर हुई, और तब तक तो 2 बातें करके चले आएंगे। कर्तव्यनिष्ठ मंगल ने विचार किया, ठीक तो है। उसने कहा, अच्छी बात है। मंगल गुलेनार की अम्मा के पीछे पीछे चला। गुलेनार बैठी हुई पान लगा रही थी। मंगल देव को देखते ही मुस्कुराई, पर जब उसके पीछे अम्मा की मूर्ति दिखलाई पड़ी, वह जैसे भयभीत हो गई। अम्मा ने कहा, बाबू साहब बहुत कहने सुनने से आए हैं, इनसे बातें करो, मैं अभी मीर साहब से मिलकर आती हूँ। देखो क्या बुलाया है। गुलेनार ने कहा, कब तक आओगी? आधे घंटे में, कहते ही अम्मा सीढ़ियाँ उतरने लगी। गुलेनार ने सिर नीचे हुए पूछा, आपके लिए पान तो बाजार से मंगवाना होगा ना? मंगल ने कहा, उसकी आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल अपना कुतूहल मिटाने आया हूँ। क्या सचमुच तुम वही हो जिसे मैंने ग्रहण की रात काशी में देखा था? जब आपको केवल पूछना ही है तो मैं क्यों बताऊं? जब आप जान जाएंगे कि मैं वही हूँ, तो फिर आपको आने की कोई आवश्यकता ही न रह जाएगी। मंगल ने सोचा, संसार कितनी शीघ्रता से मनुष्य को चतुर बना देता है। अब तो पूछने का काम भी नहीं है। क्यों? आवश्यकता ने सब पर्दा खोल दिया। तुम मुसलमानी कदापि नहीं हो, परंतु मैं मुसलमानी हूँ। हाँ, यही तो एक भयानक बात है। और यदि मैं ना हूँ तब की तो बात ही दूसरी है। अच्छा, तो मैं वही हूँ जिसका आपको भ्रम है। तुम किस प्रकार यहाँ आ गई हो, वह बड़ी कथा है। यह कहकर गुलेनार ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें आंसू से भर आईं। क्या मैं सुन सकता हूँ? क्यों नहीं, सुनकर क्या कीजिएगा? अब इतना ही समझ लीजिए कि मैं एक मुसलमानी वेश्या हूँ। नहीं गुलेनार, तुम्हारा नाम क्या है? सच सच बताओ। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कंकाल को यहाँ तक सुना। भाग 2 का प्रथम खंड भाग 2 का। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो असली कहानी इसमें अब बताएगी गुलेनार, हम उसको अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए बने रहें KBP रेडियो सेगमेंट के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप आगे किस नॉवल की या किस काव्य की आप चाहते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आप सबके लिए ला सकूं, और ये आपको कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।